हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री विषय की तैयारी में वर्ल्ड हिस्ट्री में आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है प्राचीन सभ्यताएं। नील सभ्यता, यूनानी सभ्यता, रोमन सभ्यता और चीनी सभ्यता के बारे में हम जानेंगे। देखिए, ये क्लास जो है वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जो हिस्ट्री विषय से तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए है। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं और हिस्ट्री विषय से तैयारी कर रहे हैं, हिस्ट्री सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और यदि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो वो स्टूडेंट भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम शुरुआत करते हैं। प्राचीन सभ्यताएं, नील, यूनानी, रोमन एवं चीनी सभ्यता। तो देखिए, एक ही क्लास में हम सभी सभ्यताओं को पढ़ेंगे और जो भी क्वेश्चन आने की संभावना होगी उनके बारे में हम जानेंगे। तो एक रिवीजन के तौर पर इन क्लासेस को आप देख सकते हो, आपके लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहली जो सभ्यता है वो है नील घाटी की सभ्यता, नील वैली सिविलाइजेशन या इजिप्टियन सिविलाइजेशन। इसको मिस्र की सभ्यता भी कहते हैं। नील नदी की सभ्यता को हम क्या बोलते हैं? मिस्र की सभ्यता भी कहते हैं। इसका जो स्थान है वह है उत्तर पूर्वी अफ्रीका या नील नदी के किनारे। मिस्र में इस सभ्यता का क्या हुआ? उद्गम हुआ। तो इसीलिए इसको हम मिस्र सभ्यता के नाम से जानते हैं। इसका समय काल है 3100 ईसा पूर्व से 332 ईसा पूर्व तक यह सभ्यता चली। और प्राचीन मिस्र को तीन प्रमुख कालों में बांटा गया। पहला समय है पुराना राज्य, जो 2686 से 2181 ईस्वी ईसा पूर्व तक रहा। इसमें राजशाही प्रणाली थी, राजा को फेरो कहा जाता था। तो जो पहला काल है वो कौन सा है? पुराना राज्य। इसमें राजशाही प्रणाली थी और राजा को क्या कहा जाता था? फेरो। फेरो मतलब राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। किसका प्रतिनिधि माना जाता था? ईश्वर का। और पिरामिडों का निर्माण किया जाता था। इसमें गीजा के पिरामिडों का निर्माण इसी समय किया गया था। फेरो का देवता समान स्थान था, यानी राजा को देवता के समान माना जाता था। और केंद्र प्रशासन मजबूत था और विशाल नौकरशाही थी। तो मिस्र की सभ्यता मान सकते हो कि भाई पुराना जो राज्य था उसमें एक विकसित सभ्यता के रूप में मिस्र की सभ्यता विद्यमान थी। अब हम बात करें मध्य राज्य के बारे में। मध्य राज्य, इसका समय काल रहा है 2055 ईसा पूर्व से 1650 ईसा पूर्व तक। इसमें साहित्य, कला, वाणिज्य और धर्म का विकास हुआ और नील नदी के डेल्टा क्षेत्र का विकास हुआ। तो मध्य राज्य में साहित्य, कला, वाणिज्य और धर्म का विकास होता है और नील नदी के डेल्टा क्षेत्र का विकास होता है। तीसरा समय है नया राज्य, 1550 ईसा पूर्व से 1070 ईसा पूर्व तक। मिस्र का साम्राज्य विस्तार हुआ नूबिया और सीरिया तक। और प्रसिद्ध शासक रहे हत्शेपसट जो महिला थी, और तुतनखामुन और रामेसेस। कौन कौन सी? हत्शेपसट महिला है, प्रमुख शासिका, और तुतनखामुन और रामेसेस ये प्रमुख शासक रहे। और थीब्स राजधानी बना। तो नए राज्य की राजधानी क्या बना? थीब्स बना। तो नए राज्य में 1550 ईसा पूर्व से 1070 ईसा पूर्व तक का समय काल है। मिस्र का साम्राज्य विस्तार होता है नूबिया और सीरिया तक। प्रसिद्ध शासक है हत्शेपसट जो महिला है, और तुतनखामुक खामुन और रामेसेस, और ये थीब्स जो है इसकी राजधानी बना। अब हम बात करते हैं धार्मिक और जीवन दृष्टिकोण के बारे में। तो बहुदेववाद, यानी बहुत से देवताओं को पूजा जाता था। रा रा के रूप में सूर्य देवता को, ओसाइरिस और आइसिस प्रमुख देवी देवता थे। तो इनके देवता कौन से थे? रा सूर्य देवता को कहा जाता था, ओसाइरिस और आइसिस इनके प्रमुख देवी देवता थे मिस्र सभ्यता में। आत्मा को का कहा जाता था। मरणोपरांत जीवन पर गहन विश्वास था कि भाई मरने के बाद भी व्यक्ति जो है अपना जीवन जीता है। शव को मम्मी बनाया जाता था ताकि आत्मा वापस आ सके। तो मम्मी बनाने की जो कला है वो कहाँ विकसित हुई? मिस्र में विकसित हुई। और यह विश्वास किया जाता था कि भाई यदि मम्मी के रूप में सबको सुरक्षित रखा जाएगा तो उनकी आत्मा वापस आ सकती है। धर्म और राज्य में कोई स्पष्ट विभाजन नहीं था, यानी धर्म धर्म को ही राज्य माना गया और राज्य को ही धर्म माना गया। अब हम बात करते हैं लिपि और लेखन की। मिस्र सभ्यता की लिपि और लेखन कैसी थी? तो इनकी चित्रलिपि को हायरोग्लिफिक्स कहा जाता था। क्या नाम से जाना जाता था? हायरोग्लिफिक्स। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि भाई मिस्र सभ्यता की चित्रलिपि को क्या कहा जाता था? हायरोग्लिफिक्स नाम से जाना जाता था। लेखन हेतु पपीरस यानी पेपायरस का उपयोग होता था और रोसेटा स्टोन से हायरोग्लिफिक्स को पढ़ा गया। तो इस चित्रलिपि को कैसे पढ़ा गया? रोसेटा स्टोन से पढ़ा गया। लिखने के लिए किसका उपयोग होता था? पेपायरस या पपीरस का उपयोग किया जाता था लिखने के लिए।
तो ये मिस्र सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं हैं। आगे की विशेषताओं के बारे में बात करें, विज्ञान एवं गणित के बारे में बात करें मिस्र सभ्यता में, तो गणित में ज्यामिति, नील की बाढ़ के बाद जमीन नापना जो है वो शुरू किया गया। तो मिस्र सभ्यता ने जियोमेट्री को दिया। मैथमेटिक्स में ज्यामिति को किसने दिया? मिस्र की सभ्यता ने दिया। और जो ज्यामिति है वो कब शुरू हुई? मिस्री सभ्यता में नील नदी की बाढ़ के बाद। खगोल शास्त्र के आधार पर कैलेंडर को बनाया गया। शव चिकित्सा और शल्य चिकित्सा में विशेषज्ञता हासिल की गई। देखिए, मम्मी बनाने में शव चिकित्सा का मतलब उपयोग होता था, और शल्य चिकित्सा का भी क्या किया जाता था? उपयोग होता था। तो विशेषज्ञता जो थी वो मिस्र की सभ्यता में थी। तो विज्ञान एवं गणित में क्या क्या उन्नति हुई मिस्र की सभ्यता में? गणित में ज्यामिति का विकास हुआ। खगोल शास्त्र के आधार पर कैलेंडर बनाए गए। शव चिकित्सा और शल्य चिकित्सा में विशेषज्ञता हासिल हुई। और मिस्र सभ्यता का अंत कैसे होता है? तो 332 ईसा पूर्व में सिकंदर महान ने मिस्र पर विजय प्राप्त की, जिसके कारण मिस्र सभ्यता का क्या हो जाता है? वो अंत हो जाता है। तो मिस्र सभ्यता का अंत सिकंदर की विजय के बाद होता है। सिकंदर मिस्र पर कब विजय प्राप्त करता है? 332 ईसा पूर्व में सिकंदर मिस्र पर विजय प्राप्त करता है। अब हम आगे बात करें यूनानी सभ्यता के बारे में। ग्रीक सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ शुरू हुई? तो आधुनिक ग्रीस एगियन सागर के द्वीप पर के किनारे ये विकसित हुई। जो आधुनिक ग्रीस है वहां पर ये यूनानी सभ्यता विकसित होती है दक्षिण पूर्वी यूरोप में। कहाँ होती है? दक्षिण पूर्वी यूरोप में। इसका समय जो है वो कब से कब तक है? 800 ईसा पूर्व से 104 ईसा पूर्व तक इसका समय है। अब हम यूनानी सभ्यता की राजनीतिक संरचना के बारे में बात करें कि भाई राजनीतिक संरचना कैसी थी। तो यूनान में केंद्रीय साम्राज्य नहीं था, नगर राज्य थे, सिटी स्टेट थे। और इन नगर राज्यों को क्या कहा जाता था? पोलिस कहा जाता था। क्या बोला जाता था? पोलिस। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। यूनानी सभ्यता में केंद्रीय साम्राज्य नहीं था, यानी सत्ता जो थी वो केंद्र में केंद्रित नहीं थी। नगर राज्य थे, छोटे छोटे नगर राज्य थे, और इन नगर राज्यों को क्या कहा जाता था? पोलिस। लोकतंत्र की शुरुआत कहाँ पर हुई? एथेंस में हुई। कहाँ पर हुई? एथेंस में। इसके जो प्रमुख नगर राज्य थे, एक नगर राज्य था एथेंस और दूसरा था स्पार्टा। तो एथेंस में लोकतंत्र की शुरुआत होती है, संस्कृति और शिक्षा का केंद्र था। और स्पार्टा सैन्य व्यवस्था, अनुशासन और कठोरता का केंद्र था। स्पार्टा किसका केंद्र था? सैन्य व्यवस्था, अनुशासन और कठोरता का केंद्र था। इसी स्पार्टा पर हॉलीवुड में 300 नामक मूवी बनी है, जो इसी सैन्य व्यवस्था के बारे में बताती है कि कितने अच्छे सैनिक वहां के हुआ करते थे। आगे हम बात करें यूनानी सभ्यता में दर्शन, शास्त्र और शिक्षा के बारे में बात करें, तो सुकरात ने नैतिकता और तर्क के आधार पर दर्शन को विकसित किया। प्लेटो ने आदर्श राज्य की स्थापना की बात की और द रिपब्लिक नामक पुस्तक लिखी। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान और विज्ञान, साहित्य और जीव विज्ञान में बहुत ज़्यादा उन्नति की। और अरस्तु को इन सभी विज्ञानों का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। शिक्षा का मूल उद्देश्य नागरिक निर्माण करना था। तो यूनान में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? नागरिकों का निर्माण करना था। सुकरात ने नैतिकता और तर्क का विकास किया। प्लेटो ने आदर्श राज्य की कल्पना की। द रिपब्लिक पुस्तक लिखी। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान, साहित्य और जीव विज्ञान में अपना योगदान दिया। और शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या था? नागरिक निर्माण करना इस शिक्षा का मूल उद्देश्य था। अब हम बात करें साहित्य, कला और संस्कृति के बारे में, तो होमर ने इलियड और ओडिसी महाकाव्य लिखा। क्या लिखा? इलियड और ओडिसी। नाट्य कला के बारे में बात करें तो त्रासदी और हास्य नाटक लिखे गए। सोफोक्लीज, एस्किलस और एरिस्टोफेंस। तो नाटक कौन कौन से थे? सोफोक्लीज, एस्किलस और एरिस्टोफेंस। मूर्ति कला में यथार्थ और सौंदर्य का समन्वय था। मूर्ति कला कैसी थी? सच्चाई पर आधारित थी और सौंदर्यात्मक मूर्ति कला थी। स्थापत्य कला में डोरिक, आयोनिक और कोरिंथियन स्तंभ प्रसिद्ध हुए। तो स्थापत्य कला में डोरिक, आयोनिक और कोरिंथियन स्तंभ जो थे वो प्रसिद्ध थे। तो यहाँ पर ये साहित्य और संस्कृति का क्या होता है? विकास होता है। विज्ञान और गणित के बारे में बात करें तो विज्ञान और गणित में यूक्लिड को ज्यामिति का जनक कहा जाता है। पाइथागोरस ने गणितीय प्रमेय दी थी। आर्किमिडीज ने घनत्व और लीवर सिद्धांत दिया। और हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा का जनक कहा जाता है। तो ये किससे संबंधित है? यूनानी सभ्यता से संबंधित है। यूक्लिड को क्या कहा जाता है? ज्यामिति का जनक। पाइथागोरस को गणितीय प्रमेय दी थी, पाइथागोरस प्रमेय, जिसको हम कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर पढ़ते हैं। आर्किमिडीज ने घनत्व का और लीवर का सिद्धांत दिया। हिप्पोक्रेटिस ने चिकित्सा का जनक कहा जाता है हिप्पोक्रेटिस को। तो हिप्पोक्रेटिस को क्या कहा जाता है? चिकित्सा का जनक।
अब हम बात करें खेल और प्रतियोगिता के बारे में, हम बात करें यूनानी सभ्यता से संबंधित, तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत यूनान में हुई। कहाँ हुई? यूनान में। और ओलंपिक खेलों की शुरुआत ओलंपिया नगर में हुई। खेल धार्मिक और सामाजिक आयोजन का हिस्सा थे। तो यूनानी सभ्यता में खेल कैसे थे? धार्मिक और सामाजिक आयोजनों का हिस्सा थे। यूनानी सभ्यता का अंत कैसे हुआ? तो 140 ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य ने यूनान को अपने अधीन कर लिया। तो रोमन साम्राज्य ने यूनान को अपने अधीन कर लिया 140 ईसा पूर्व में। उसके बाद यूनानी सभ्यता का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। अब हम बात करते हैं रोमन सभ्यता के बारे में। तीसरी जो प्रमुख सभ्यता है रोमन सभ्यता, रोमन सिविलाइजेशन। रोमन सिविलाइजेशन का उद्गम जो स्थान है वो कौन सा है? इटली, टाइबर नदी के किनारे स्थित रोम नगर, यानी कि रोम नगर था इटली में, वहां पर टाइबर नदी के किनारे, वहां पर रोमन सभ्यता विकसित हुई। रोमन सभ्यता का समय काल क्या है? 753 ईसा पूर्व से 476 ईस्वी तक। इसका समय काल है 753 ईसा पूर्व से 476 ईस्वी तक। रोमन सभ्यता के विकास के 3 चरण हैं: राजशाही काल, गणराज्य काल और साम्राज्य काल। तो राजशाही काल का समय क्या है? जब राजा का शासन था, तो 753 ईसा पूर्व से 509 ईसा पूर्व तक। फिर गणराज्य आता है 509 से 527 ईसा पूर्व तक। और अंत में साम्राज्य काल आता है 27 ईसा पूर्व से 476 ईस्वी तक। रोमन साम्राज्य की जो रोमन सिविलाइजेशन है, रोमन सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बात करें तो प्रारंभ में राजशाही व्यवस्था थी, फिर गणराज्य आता है 509 ईसा पूर्व तक, और अंततः 27 ईसा पूर्व में क्या आ जाता है? साम्राज्य व्यवस्था आ जाती है। गणराज्य व्यवस्था में सीनेट, काउंसिल और मजिस्ट्रेट होते थे। साम्राज्य काल में ऑगस्टस पहला सम्राट बना। तो साम्राज्य काल में पहला सम्राट कौन सा बना? ऑगस्टस बना रोमन साम्राज्य में। उसके बाद के सम्राट, प्रसिद्ध सम्राट कौन कौन से हैं? ट्रोजन है, हेड्रियन है और कॉन्स्टेंटाइन है। तो ट्रोजन, हेड्रियन और कॉन्स्टेंटाइन प्रमुख राजा बनते हैं ऑगस्टस के बाद। कानून और प्रशासन के बारे में बात करें, रोमन सभ्यता के कानून और प्रशासन के बारे में, तो 12 टेबल्स ये रोमन कानून का आधार था। रोमन कानून का आधार क्या था? 12 टेबल्स। विधि, नागरिक अधिकार और संपत्ति कानून जो थे वो रोमन सभ्यता के क्या है? प्रमुख गुण थे। कानून का सबसे बड़ा योगदान रोमन लॉ, जो आधुनिक यूरोप की विधियों का आधार बना। तो वर्तमान में यूरोप में भी जो कानून बने हुए हैं, तो उनका आधार जो था वो रोमन लॉ था। कानून में सबसे बड़ा योगदान जो देने वाली सभ्यता है वो कौन सी सभ्यता है? रोमन सभ्यता। एक बार हम रिवाइज करें, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बात करें तो प्रारंभ में राजशाही थी, फिर गणराज्य आता है, फिर साम्राज्य आता है। गणराज्य में सीनेट, काउंसिल और मजिस्ट्रेट होते हैं। साम्राज्य में ऑगस्टस पहला सम्राट बनता है। उसके बाद प्रसिद्ध सम्राट बनते हैं ट्रोजन, हेड्रियन और कॉन्स्टेंटाइन। कानून और प्रशासन के बारे में बात करें तो 12 टेबल्स रोमन कानून का आधार बना। विधि, नागरिक अधिकार, संपत्ति कानून, कानून का सबसे बड़ा योगदान रोमन लॉ के रूप में है, जो आधुनिक यूरोपीय विधियों का आधार बनता है। अब हम बात करते हैं वास्तुकला और निर्माण कला के बारे में। तो रोमन सभ्यता की वास्तुकला और निर्माण कला कैसी थी? गुंबद और मेहराब तकनीक का विकास कहाँ होता है? रोमन सभ्यता में होता है। कोलोसियस, ग्लैडिएटर प्रतियोगिताएं को क्या कहा जाता था? कोलोसियस। रोड सिस्टम, ऑल रोड लीड टू रोम। ऑल रोड्स लीड टू रोम, तो रोड सिस्टम अच्छा था। आर्क और गुंबद तकनीक विकसित हुई। एक्वाड एक्वाडक्टस जल प्रणाली का विकास किया गया। अच्छे पुल बनाए गए, अच्छी सड़कें और नहरों का विकास और जल प्रणाली का विकास किया गया रोमन सभ्यता में। तो रोमन सभ्यता में इम्पोर्टेंट बात क्या थी कि गुंबद और मेहराब तकनीक का विकास हुआ, एक्वाडक्टस जल प्रणाली का विकास होता है, अच्छे पुल बनाए जाते हैं, अच्छी सड़कें बनाई जाती हैं, रोड सिस्टम अच्छा था। ग्लैडिएटर प्रतियोगिता होती थी, इन्हें किस नाम से जाना जाता था? कोलोसियम नाम से जाना जाता था। रोमन सभ्यता में धार्मिक विकास के बारे में बात करें तो प्रारंभ में बहुदेववाद था, यानी बहुत सारे देवों को पूजते थे, बृहस्पति, जूनो और मिनर्वा। बाद में ईसाई धर्म को मान्यता मिलती है 313 ईस्वी में कॉन्स्टेंटाइन द्वारा रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म को मान्यता दे दी जाती है। और 392 ईस्वी में ईसाई धर्म को राजधर्म घोषित किया जाता है। तो रोम में कब राजधर्म घोषित होता है? 392 ईसा पूर्व में, ईस्वी में, सॉरी ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी में, 392 ईस्वी में ईसाई धर्म को रोमन जो साम्राज्य था उसमें क्या राजधर्म घोषित कर दिया जाता है। अब हम बात करें रोमन सभ्यता का अंत कैसे होता है, तो रोमन से 476 ईस्वी में जर्मन जनजातियों द्वारा पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन कर दिया जाता है और पूर्वी रोमन साम्राज्य बेजेंटाइन एम्पायर 1453 ईस्वी तक चलता है। तो पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन किसने किया? जर्मन जनजातियों ने किया 476 ईस्वी में। ये रोमन साम्राज्य का अंत होता है और पूर्वी रोमन साम्राज्य जो है वो बेजेंटाइन एम्पायर तक चलता है 1453 तक।
अब हम चौथी सिविलाइजेशन सभ्यता के बारे में बात करते हैं, चीनी सभ्यता के बारे में, चाइनीज सिविलाइजेशन के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, चीनी सभ्यता का जो उद्गम स्थान है वो हुआंग हो नदी घाटी में है, चीनी सभ्यता का उद्गम स्थान। और इसके हम काल के बारे में बात करें, समय के बारे में, 2000 ईसा पूर्व से और आज तक निरंतर यह विकासशील सभ्यता है। चीनी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? हुआंग हो नदी के किनारे विकसित हुई। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चीनी सभ्यता के प्रमुख राजवंश और उनके योगदान के बारे में बात करें तो पहला प्रमुख राजवंश है शांग वंश, जो 1600 ईस्वी से और 1040 ईसा पूर्व तक चला। इन्होंने कांस्य कला का विकास किया, धार्मिक बलि और लेखन कला की शुरुआत की। तो लेखन की शुरुआत जो है वो चीनी सभ्यता में होती है। और कौन से वंश का इसमें योगदान है? शांग वंश का योगदान है। किसका योगदान है? शांग वंश का। ये पहला प्रमुख राजवंश है। आगे हम बात करें, दूसरा जो प्रमुख राजवंश है वो झू वंश है। 1040 ईसा पूर्व से 256 ईसा पूर्व तक इनका शासन रहा है। मैंडेट ऑफ हेवन यानी सिद्धांत इन्होंने दिया, शासन का दैवीय अधिकार, मैंडेट ऑफ हेवन। और कन्फ्यूशियस और ताओवाद का उद्भव होता है। तो झू वंश के समय कन्फ्यूशियस और ताओवाद का उद्भव होता है। मैंडेट ऑफ हेवन सिद्धांत दिया गया, शासन का दैवीय अधिकार सिद्धांत झू वंश के समय आया। किन वंश सम्राट क्विन शी हुआंग द्वारा चीन का एकीकरण किया गया। तो किन वंश का प्रमुख योगदान क्या है कि इस वंश का एक सम्राट था क्विन शी हुआंग, उसने चीन का एकीकरण किया और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की नींव रखी। तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की नींव किस वंश के समय रखी गई? किन वंश के समय रखी गई? कौन से वंश के समय? किन वंश के समय ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की नींव रखी जाती है। अब हम बात करते हैं, चौथा जो प्रमुख राजवंश है वो है हान वंश। 206 ईसा पूर्व से 220 ईस्वी तक इसका समय रहा है। इन्होंने रेशम मार्ग सिल्क रूट की स्थापना की, कागज का आविष्कार हुआ और शासकीय सेवा हेतु सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई। तो हान वंश के समय सिल्क रूट की स्थापना होती है, कागज का आविष्कार होता है और शासकीय सेवा हेतु सिविल परीक्षा की क्या होती है? शुरुआत होती है। तो प्रशासनिक व्यवस्था के सुधार पर हान वंश ने क्या दिया था? जोर दिया था, प्रमुखता से उसको आगे बढ़ाया। अब हम चीनी सभ्यता के दर्शन शास्त्र और संस्कृति के बारे में हम बात करें तो कन्फ्यूशियस जो है वह नैतिकता, अनुशासन और पारिवारिक मूल्यों को क्या कहा गया? कन्फ्यूशियस कहा गया। ताओवाद क्या है? लाओ त्से ने ताओवाद दिया। ये प्रकृति के अनुसार जीवन जीना ही ताओवाद कहलाता है। बौद्ध धर्म भी बाद में चीन पहुंचा। बौद्ध धर्म भी क्या है? बौद्ध धर्म जो है वो शुरुआत से चीन में नहीं था। बौद्ध धर्म का उद्गम जो है वो कहाँ होता है? भारत में होता है और यह बाद में कहाँ जाता है? चीन जाता है। विज्ञान और तकनीकी योगदान क्या है चीनी सभ्यता का? तो कागज का आविष्कार, कंपास का आविष्कार, बारूद और छपाई कला का जो आविष्कार है वो कहाँ होता है? चीन में होता है। चीनी सभ्यता की प्रमुख देन है कागज, कंपास, बारूद और छपाई कला। चीनी चिकित्सा पद्धति जो है वो एक्यूपंक्चर जो है वो चीनी चिकित्सा पद्धति है और हर्बल उपचार जो है वो भी क्या है? चीनी चिकित्सा पद्धति है। तो ये चीनी सभ्यता की हमारे लिए देन है। कौन कौन सा? एक्यूपंक्चर और हर्बल उपचार। अब हम देखिए इन सभी सभ्यताओं को पढ़ने के बाद अब हम विचार करते हैं कुछ एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्नों पर कि भाई परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन सी चीजें पूछी जाती हैं। जैसे नील नदी को मिस्र की जीवन रेखा कहा जाता है। एथेंस में दुनिया का पहला लोकतंत्र विकसित हुआ था। तो पहला लोकतंत्र कहाँ आया था? एथेंस में। 12 टेबल रोमन कानून का आधार है। 12 टेबल क्या है? एक नियमावली है जो रोमन कानून का क्या है? आधार है। कन्फ्यूशियस चीन का महान नैतिक दार्शनिक था, कन्फ्यूशियस। और रेशम मार्ग चीन से मध्य एशिया और यूरोप को जोड़ता था। रेशम मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता था? चीन से मध्य एशिया तक और यूरोप तक सिल्क रूट जो है वो जाता था। आगे हम बात करें, यूनान में लोकतंत्र का उद्गम एथेंस में हुआ था। पिरामिड मिस्र के शासकों की समाधियां थीं। जो मिस्र में पिरामिड बनाए गए थे वो है किसकी समाधियां थी? मिस्र के शासकों की समाधियां। रोमन सभ्यता का सबसे बड़ा योगदान है कानून व्यवस्था। क्या है? एक अच्छी कानून व्यवस्था का निर्माण करना ही रोमन सभ्यता का सबसे बड़ा योगदान है। चीनी सभ्यता ने रेशम मार्ग की शुरुआत की। तो कौन सी सभ्यता ने रेशम मार्ग की शुरुआत की? चीनी सभ्यता ने रेशम मार्ग की शुरुआत की थी। अब देखिए निष्कर्ष के रूप में हम एक सारणी के द्वारा निष्कर्ष करेंगे। तो सबसे पहले नील नदी की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता का समय क्या है? 3100 ईसा पूर्व से 332 ईसा पूर्व तक। कहाँ, किस नदी के किनारे विकसित हुई? नील नदी के किनारे। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? पिरामिड, चित्रलिपि, ममीकरण और सूर्य पूजा। यूनानी सभ्यता का समय है 800 से 146 ईसा पूर्व तक। ये बाल्कन नदी के किनारे विकसित हुई।
और यूनान की प्रमुख विशेषताएं हैं यूनानी सभ्यता की लोकतंत्र, दर्शन शास्त्र का विकास, ओलंपिक खेलों की शुरुआत और कला का विकास। रोमन सभ्यता का समय है 753 ईसा पूर्व से 476 ईस्वी तक। यह कहाँ विकसित हुई? इटली में विकसित हुई। और कानून व्यवस्था, वास्तुकला, ईसाई धर्म और सीनेट इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। चीनी सभ्यता का समय है 2000 ईसा पूर्व से और वर्तमान समय तक, प्रेजेंट समय तक हुआंगो नदी के किनारे विकसित होती है। इसमें दर्शन शास्त्र, रेशम मार्ग, कागज और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का क्या होता है? निर्माण होता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने इसको फास्टली इस चैप्टर को रिवाइज किया। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और जो भी स्टूडेंट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री विषय से तैयारी करें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और इसी तरह से आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।